सो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को डिस्कस किया है, वेपर प्रेशर जो है डिप्रेशन जो है डिक्रीज को डिस्कस किया है, और आज जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को जो है डिस्कस करते हैं। अगर आप देखें तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है, और हमने जो है यहाँ पे फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेना है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसको सोल्यूशन को डिस्कशन करनी है। कल हमने ये डिस्कशन की है कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होता है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये कम होता है। सोल्यूशन जो है ये इसका जो वेपर प्रेशर होता है ये लो होता है, और ये भी जो है सोल्यूशन है। हमने फिर ये डिस्कशन की है कि जितना जो है आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे जो है चेंज इन डेल्टा पी इंक्रीज होता है। ये कल हमने डिस्कशन की है। यहाँ पे चेंज और भी ज्यादा हो जाता है जितना जो है हम सॉल्यूट पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। फिर हमने ये बात भी की है कि जितना हम टेम्परेचर जो है आप लोग देखिए यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि जितना प्रेशर कम होता है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेट होता है, तो इसकी एलिवेशन होती है। तो यहाँ पे जो है कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कशन की थी। आज जो है हम ये डिस्कशन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस होता है। देखिए आमतौर पर हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो सोल्यूशंस होते हैं प्योर लिक्विड जो है ये फ्रीज होते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, सोल्यूशन जो है ये लो टेम्परेचर में जो है फ्रीज होते हैं। आमतौर पे अगर आप लोगों के एक आम घरेलू में जो है घर में जो है जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेट्स सपोज आप लोग घर में जो है रात को जो है आइसक्रीम लेके आ जाते हैं, जितना आप लोग खा लेते हैं उसको बाद जो है जो बाकी रह जाता है उसको आप लोग जो है रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। लेकिन जब सुबह आप उठ जाते हैं और जो है रेफ्रिजरेटर में जो है वो आइसक्रीम को देखे तो वो मेल्टेड होता है। उसके रीजन ये होता है क्योंकि आपके लिए घर के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है उसको क्या किया होता है एडजस्ट किया होता है। लेकिन शुगर जो है उसमें क्योंकि जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन के लिए तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो आपके घर के जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो मेल्ट हो जाता है, वो मेल्टेड होता है। मेन रीजन उसका ये है कि उसके लिए टेम्परेचर को आपने -5 -7 में लेके जाना, तो उसके बाद ये फ्रीज रहेगा। तो यहाँ पे जो बाहर मार्केट में जो डीप फ्रीजर पड़े होते हैं तो उन्होंने टेम्परेचर उसके मुताबिक एडजस्ट किया होता है, तो इसी वजह से वहाँ पे तो ये सॉलिड होता है। लेकिन आपके घर में जो है रेफ्रिजरेटर पे अगर आप इसको रख देते हैं तो फिर ये क्या हो जाती है, मेल्टेड। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो सोल्यूशन है जो है उसमें शुगर कंटेंट्स है, उसमें मिल्क है, उसमें फ्लेवर्स होते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है चीजें उसमें सोल्यूशन होती है, जिसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर कम होता है। एक आम कॉमन किचन की ऑब्जर्वेशन, किचन ऑब्जर्वेशन है, अगर आप जो है मतलब ये कि जब कुकिंग करते हैं आप एक कंटेनर में पानी लें, उसमें कुकिंग करें, और दूसरे कंटेनर में पानी लें और उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दें और उसमें कुकिंग करें। तो जब सोडियम क्लोराइड में जो है आप डाल देते हैं तो सोल्यूशन में जो है कुकिंग जल्दी से होती है, और ये जो प्योर वाटर होगा इसमें जो है कुकिंग टाइम लेगा। रीजन क्या है, सोल्यूशन बॉयल होते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो जितना टेम्परेचर हाई होगा फूड की सॉफ्टनिंग आसानी के साथ होगी। प्योर लिक्विड जो है वो बॉयल होता है लो टेम्परेचर। तो ये अगर आप हम किचन में ऑब्जर्वेशन को देखें तो किचन ऑब्जर्वेशन मैं इस तरह भी एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे एक कंटेनर में वाटर लें और दूसरे कंटेनर में वाटर लें, ठीक है, तो सी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लें। अच्छा, इसमें जो है इसको बॉयल कर लें, इसको भी बॉयल करें। ये क्या है, बॉयल करें, बॉइलिंग कंडीशन पे लेके आए, लेकिन इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दें, सोडियम क्लोराइड, और इसको भी बॉयल करें, दोनों को बॉयल कंडीशन पे लेके आए। इसमें सोडियम क्लोराइड ये सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ये प्योर वाटर है। अगर आमतौर पे आप इसमें क्या करें, एक रख दें, यहाँ पे भी एक रख दें, और इस दोनों सोल्यूशन जो है दोनों को जो है अब 5 मिनट के लिए बॉयल कर दीजिए। आप सोडियम क्लोराइड वाले को देखें, सोडियम क्लोराइड को जो है जिसमें सोडियम क्लोराइड हो, आप इसको जो है बस बॉयल करने के बाद जो है छोड़ दें, और फिर ये छिलका बहुत आसानी के साथ इससे रिमूव, इससे छिलका आसानी के साथ रिमूव। इसका रीजन ये कि ये सोल्यूशन है ये बॉयल होता है हाई टेम्परेचर, इससे ये जो है छिलका आसानी के साथ कुकिंग इसमें जल्दी होती है। और यहाँ पे छिलका बारबेक्यू बनाते हैं तो हम मोस्टली साल्ट डालते हैं, साल्ट डालते हैं इसलिए कि वहां पे सोल्यूशन बन जाए, तो सोल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसकी कुकिंग होगी, फूड की सॉफ्टनिंग आसानी के साथ होती है। वेजिटेबल बनाते हैं लोग है पहले से साल्ट डालते हैं। तो ये आमतौर पे घरों में जो है किचन की ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूँ कि किचन में जो है क्या होता है, लोग जो है गाड़ियों के जो है जो रेडिएटर होते हैं उसमें क्या डालते हैं, उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीज उसको क्या डालते हैं, सोल्यूशन होता है, प्योर वाटर नहीं डालते। क्योंकि बाहर की कंट्री में, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर की कंट्री में जो है टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो रेफ्रिजरेटर जो वहां पे जो है आप बिल्कुल जो है जो गाड़ी का रेडिएटर है, वो रेडिएटर जो है उसमें वाटर एक्सपेंड हो जाती है, उसकी जो है बर्स्टिंग,
अब यहाँ पे जो है मतलब ये कि जहाँ जिन ममालिक में जो है ये टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, -30 पे चले जाते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, दुबई है, इन ममालिक में अगर आप देखें तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन इसलिए यूज करते हैं कि क्योंकि इससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो वहां पे स्टीम जनरेट होती है, इससे बर्स्टिंग नहीं होती। तो वहां पे जो गाड़ियों का रेडिएटर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन के लिए करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जो गल्फ कंट्रीज है। लेकिन ये जो रशियन स्टेट्स हैं, कैनेडियन स्टेट्स हैं, उसमें जो है अगर आप देखें तो वो लोग एंटीफ्रीज इसलिए डालते हैं कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेशन की तरफ लेके जाए। तो ये आमतौर पर ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा जिसका तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है जितनी मोलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन होती है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेस होता है। फ्रीजिंग पॉइंट की डिप्रेशन होती है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट के डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन की जिसकी मोलैलिटी ज्यादा होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये इस साइड पे नेगेटिव की तरफ जा रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन सॉल्यूशन का कम होता है, और जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो मैं इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि यहां पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन विल बी मैक्सिमम। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा डिप्रेस करते हैं। फ्रीज होते हैं लो टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे जो है फ्रीज होते हैं, तो यहां पे इनका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। देन द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इनका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हाई होता है। और प्योर लिक्विड जो होते हैं, प्योर लिक्विड जो होता है, प्योर इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल ना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम, ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तो जितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट सबसे लीस्ट होगा। So according to this concept, the depression in freezing point is directly proportional to the molality of the solution, कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे डिप्रेशन ज्यादा होगा, जो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उस वहां पे डिप्रेशन सब कम से कम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड की बात करूं, प्योर लिक्विड है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। फ्रीजिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। इसको जो है अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये मैक्सिमम होगा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, A, B, C, D। अगर आप देखिए ये 1 मोलर सोल्यूशन है, 0.2 मोलर सोल्यूशन है, 0.9 मोलर सोल्यूशन है, 0.001 मोलर सोल्यूशन है, तो जो मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा डिप्रेस होगा। यहाँ पे जो है अगर आप देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अगर आपके पास 1% शुगर सोल्यूशन, 2% शुगर सोल्यूशन, 3% शुगर सोल्यूशन, 5%, तो जिसकी परसेंट कंपोजिशन ज्यादा होगी वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस की तरफ लेके जाएगा, डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, अगर यहाँ पे 0.1 मोल फ्रैक्शन, 0.3 मोल फ्रैक्शन, 0.4 मोल फ्रैक्शन, 0.2 मोल फ्रैक्शन, तो जहाँ पे जो है आप लोगों के पास मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे वो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा सॉल्यूट में। तो जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की तरफ जाएगा। तो आपने देखना है कि जहां पे भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा डिप्रेस करेगा, और जहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो प्योर लिक्विड फ्रीजेस एट हाई टेंपरेचर, डाइल्यूट सॉल्यूशन लो टेंपरेचर, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और लो टेंपरेचर पे फ्रीज होगा। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये डेल्टा TF is equal to KF into molality, where KF is called cryoscopic constant. We also call it the molar freezing point depression constant. तो KF is called cryoscopic constant. इसको cryoscopic constant कहते हैं, and it is also called molar freezing point depression constant. Molar freezing point depression constant, ये भी है, इसको कहते हैं molar freezing point depression constant KF। और इसका जो यूनिट है तो KF का जो यूनिट है तो ये डेल्टा T बाय मोलैलिटी, तो दैट इज इक्वल टू K पर मोलल, तो केल्विन पर मोलल जो है ये इसका यूनिट जो है यहाँ पे स्टार्ट है। अगर आप लोग देखें
कौन से कंडीशन पे डेल्टा TF will be equal to KF when the concentration of the molality is equal to 1 के बराबर 1 मोलर सोल्यूशन हो। अगर सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तो डेल्टा TF और KF वैल्यू सेम हो जाएंगे। कौन से कंडीशन पे डेल्टा TF will be greater than KF हो, तो जहां पे मोलैलिटी इज ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ज्यादा हो सोल्यूशन की, तो 2 मोलर हो, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो 2 मोलर, तो डेल्टा TF विल बी ग्रेटर देन KF। कौन से कंडीशन में डेल्टा TF विल बी लेसर देन KF होगा, कि जहां पे जो है मोलैलिटी विल बी लेसर देन 1 हो, जहां पे लेसर 1 हो, तो वहां पे आप लोगों के पास डेल्टा TF विल बी लेसर देन KF, ये KF से जो है लेसर होगा। द KF जो है ये याद रखिए, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। KF डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट नेचर, depends on solvent nature। दो different solvent के लिए the value of KF will be different। the KF is equal to, यहाँ पे अगर आप देखिए 1.86, यहाँ पे ये केल्विन पर मोलर जो है आप लोगों के पास वाटर के लिए है, क्योंकि हम एक्वस सोल्यूशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये आप लोगों के पास K पर मोलर, ये जो है आप लोगों के पास KF के लिए फॉर 1 मोलर सोल्यूशन के लिए डिस्क्राइब होगा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मैं इस इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये KF है। यहाँ पे वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी को हमने ऑलरेडी W वेट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आप लोग देखें तो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें, जो ये इक्वेशन है, so we can also write delta TF is equal to KF into molality, delta TF divided by KF is equal to molality। Now we know that W2, इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं तो W2 divided by M2 into W1 multiplied by 1000 is equal to delta F divided by KF के बराबर है। मैं इस वेट को मोलर मास को फाइंड आउट करना, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा, तो M2 इज इक्वल टू, अगर मैं इस M2 को फाइंड आउट करता हूं तो इज इक्वल टू KF डिवाइड बाय डेल्टा TF, तो ये KF इस साइड पे, डेल्टा TF जो है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है W2 into 1000 और यहाँ पे जो है W1 होगा, तो ये जो है मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए KF की वैल्यू गिवन होगी, डेल्टा TF की वैल्यू गिवन होगी, W2 सॉल्यूट का अमाउंट गिवन होगा, W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो है गिवन होगा, और 1000 जो है आप लोगों ने वो kg के लिए रिप्रेजेंटेशन है, तो आप लोगों ने जो है इस तरह एक्सप्रेशन करनी है। अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है डिस्कस करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन हो, अगर 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन हो, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कितना जो है डिप्रेस करेगा, ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस होगा। आप लोग देखें कि यहाँ पे ये डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF किसके बराबर है, मैंने अभी लिखा कि ये 1.86, ये आप लोग प्लीज और देखिए केल्विन पर मोलर के बराबर है, और आप लोग देखिए मोलैलिटी कितनी है, 1 मोलर है, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 1.86 केल्विन, और यहाँ पे जो है पर मोलर होगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो मेरे पास जो है 1 मोलर सोल्यूशन ये फ्रीज होगा माइनस जो है -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने क्या करना है, मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जो है 1.86 होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अगर आप लोग देखें तो दैट इज आल्सो इक्वल टू -1.86 जो है, तो प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 पे, लेकिन अगर ये 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन हो तो फिर ये फ्रीज होगा माइनस जो है यहाँ पे 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे ये है इस टेम्परेचर पे ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन को डाइल्यूट करता हूँ, सोल्यूशन क्या है 0.1 मोलर है, अगर सोल्यूशन 0.1 मोलर तो डेल्टा TF will be equal to यहाँ पे 1.86 मल्टीप्लाइड 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर है,
तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं इसको ये मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे ये 0.186 जो है यहाँ पे केल्विन पर मोलर इसकी वैल्यू होगी। तो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है इसके बराबर होगी। अब मेरे पास जो है कितना डिप्रेशन होगा, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जो है 0.186 जो है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास अब मैंने क्या करना है, ये माइनस 0.186, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है। अब ये जो है फ्रीज होगा इसको अगर मैं 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ पे जो है ये प्योर वाटर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। आप देखें यहाँ पे डिप्रेशन, जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो डिप्रेशन ज्यादा कास्ट कर रहा है, जब डाइल्यूटेड सोल्यूशन है तो डिप्रेशन कम कास्ट कर रहा है, और जब प्योर लिक्विड है तो वो हाई टेम्परेचर पे जो है क्या हो रहा है, वो आप लोगों के पास फ्रीज हो रहा है। तो ये माइनस साइन में है, 0 से इस साइड पे आ रहा हूं तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, इसको जो है माइनस साइन से एक्सप्रेशन करते हैं। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन फ्रीज होते हैं लीस्ट टेम्परेचर पे, और डाइल्यूटेड सोल्यूशन फ्रीज होते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर पे जो है इनका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो है जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है इसको हमने डिस्क्राइब करना है, और इस इक्वेशन को भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो ये तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए हमने डिस्कशन की है। नेक्स्ट एक अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्क्राइब करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने के बाद इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को इंट्रोड्यूस करता हूं जिसमें 1/2 फैक्टर्स हैं, तो वो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन कभी कभी जो है ये लोग इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि 1/2 फैक्टर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर आप लोग देखें, ये मैं इसको एक यू शेप लिम्ब एक्सप्रेशन करता हूं कि ये एक यू शेप लिम्ब है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये एक यू शेप ट्यूब है, यू शेप्ड, ये एक यू शेप ट्यूब है, और इस यू शेप ट्यूब में यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो एक सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा सेल मेम्ब्रेन इसका मतलब ये कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल। तो आप लोगों ने जो है ज़हन में रखना है ये सेमी, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो अलाउ करता है लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता। एक चैम्बर ये है और दूसरा चैम्बर यहाँ पे ये है, इन दोनों को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो है इसमें प्रेजेंट है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एक चैम्बर में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे इस चैम्बर में सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इस चैम्बर में सोल्यूशन जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, सोल्यूशन है। ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट पार्टिकल बिगर साइज के होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बिगर साइज। ये जो है सोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी, और यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, बिल्कुल जो है सिर्फ इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है, देयर इज नो सॉल्यूट पार्टिकल, इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। अगर आप देखें यहाँ से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन जो है मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट प्योर लिक्विड इनटू सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में जा रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, इसको जो है डिस्क्राइब करते हैं ऑस्मोसिस। जब भी सॉलिड मॉलिक्यूल जो है वो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है मूव करते हैं फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन हो या सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट हो, इसको जनरलाइज्ड वर्ड में जो है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है अगर आप देखें तो इट इज द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन और फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू सॉल्वेंट है। तो इस ये टू वे ट्रैफिक है, टू वे ट्रैफिक, यहाँ से भी जाते हैं और यहाँ पे से भी आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसको जो है ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडो, अगर सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू सॉल्यूशन मूव करते हैं, इसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। अगर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन मूव करते थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड। तो अगर सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल जो है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है,
तो सेमी मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे सोल्यूशन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन का मतलब है मूवमेंट है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, तो फिर इसको एंडोऑस्मोसिस से डिस्क्राइब करते हैं। और अगर ये सॉल्वेंट सोल्यूशन से ये सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये मूव करते हैं इनटू द सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में, तो इसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। तो अगर सोल्यूशन से ये पॉइंट जो है मैं रखें कि अगर सोल्यूशन से मॉलिक्यूल सोल्यूशन से सॉलिड मॉलिक्यूल जो है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करे इनटू प्योर सॉल्वेंट की तरफ, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक्सोऑस्मोसिस है, ये टू वे ट्रैफिक है, यहाँ से भी मॉलिक्यूल, लेकिन द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सोल्यूशन में ज्यादा होता है, यहाँ से बहुत कम होता है, इस साइड से ट्रैफिक जो है बहुत कम होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो है ये ड्रॉप हो जाता है, ये क्या है, ये ड्रॉप होता जाता है और यहाँ पे जो है ये इंक्रीज होता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये इंक्रीज की तरफ चला जाता है और इसका हाइट इंक्रीज हो जाता है। तो इनिशियली ये हाइट था और अब ये हाइट, और इस हाइट पे ये स्टॉप हो जाता है, इस हाइट पे लेट्स सपोज ये स्टॉप हो जाता है और इस हाइट पे जो है, इसका मतलब ये हुआ कि द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन ये स्टॉप हो गया। तो इसको कौन स्टॉप कर रहा है, द वेट ऑफ सॉल्यूशन, द वेट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज रिस्पांसिबल टू स्टॉप the solid molecule from the solvent into the solution is known as osmotic pressure, इसको osmotic pressure कहते हैं। तो osmotic pressure जो है it is also called, अगर ये वाटर हो तो इसको hydrostatic pressure भी कहते हैं। ये क्या है, hydrostatic pressure भी है। तो यहाँ पे जो है ये पाई जो है ये osmotic pressure को एक्सप्रेस करता है। तो अगर the weight of solution which is responsible, the mechanical pressure या the weight of the solution which is responsible to stop the movement of solid molecule from solvent into solution, इसको हम osmotic pressure से डिस्क्राइब करते हैं। osmotic pressure we know that, अगर आप लोग देखिए मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि ये PV is equal to nRT, osmotic pressure can be expressed by pi से इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो we can also write कि ये osmotic pressure into volume और ये N और यहाँ पे जो है ये T है, nRT है, ये nRT। तो ये V अगर मैं यहाँ से क्रॉस करूं तो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगर आप लोग देखें ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V, अगर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, अगर आप N बाय V को देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर N बाय V इज आल्सो इक्वल टू कंसंट्रेशन, तो वी कैन आल्सो राइट CRT, osmotic pressure is also direct proportional to concentration। तो जो solution more concentrated होगा उसका osmotic pressure ज्यादा होगा। तो concentrated solution have more osmotic pressure while the dilute solution have low osmotic pressure। while अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे pure liquid हो तो उसका osmotic pressure जो है सबसे least होगा। तो solution that is more concentrated तो उसका osmotic pressure इतना ज्यादा होगा। अगर आप लोग एक और पॉइंट को देखें, मेरे पास टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पे osmotic pressure भी ज्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम करता हूँ तो osmotic pressure भी कम होता है, osmotic pressure भी कम होता है। टेम्परेचर को अगर मैं और कम कर लेता हूँ तो osmotic pressure और कम होता है। तो टेम्परेचर और osmotic pressure में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। So there is a direct relationship between the pressure, the osmotic pressure and temperature, and there is a direct relationship between the concentration, कि concentration, तो concentration के साथ जो है इसका क्या है, direct relationship जो है osmotic pressure को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग प्लीज देखें, temperature increase, osmotic pressure increase, temperature decrease, osmotic, तो least temperature पे लो आप लोगों के पास osmotic pressure होगा और high temperature पे osmotic pressure जो है ये ज्यादा डिस्क्राइब होता है। अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखें, इस इक्वेशन को जो है मैं एक्सपेंड करता हूं, इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है एंड इट इज इक्वल टू nRT बाय V। वी आल्सो नो दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस W2 डिवाइडेड बाय जो है M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकता हूं कि यहाँ पे जो है W2 M2 और आप यहाँ पे देखें ये R जो है ये T है। तो आप प्लीज गौर से देखें कि यहाँ पे जो है ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो मैंने N की वैल्यू लिखी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर ये W2 आप लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू W weight of a solute
present in a given amount of solvent, यहाँ पे ये molar mass और ये RT है. We know that W by V is also called concentration. We can also describe W by V is also called density. इसको density भी कह सकते हैं. तो जो जितना concentrated solution होगा more denser solution भी होगा. तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो. तो इन दोनों का जो रेशो होगा we can also write is a CRT by M जो है molar mass. Osmotic pressure is directly proportional to concentration. Is directly proportional to temperature but inversely proportional to the molar mass. तो molar mass of the solute के साथ इसका क्या है inverse relation यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. Osmotic pressure is equal to CRT जो है by M. यहाँ पे जो है molar mass of the solute के साथ इसका inverse relation है. अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और दूसरा यूरिया है तो यूरिया का ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो है 180 ग्राम मोलर मास है और यहाँ पे यूरिया को अगर आप लोग देखें तो यूरिया का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम है. तो जिसका मोलर मास कम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका मोलर मास ज्यादा है तो उसका वो कम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. तो यहाँ पे मोलर मास के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है और यहाँ पे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन अगर आप 18 के ईटा के पेपर में देखें तो ये प्रेजेंट भी है. तो उन्होंने जो है ये नहीं कहा है कि आप लोग जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करें, उन्होंने सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन डिमांड की है कि कौन से मैथमेटिकल रिलेशन के जरिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्क्राइब करते हैं. तो वो जो है ये इक्वेशन जो है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेशन इसमें की है. अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है बिल्कुल इस तरह कि a solution having more osmotic pressure, मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है. a solution which exert more osmotic pressure, which exert more osmotic pressure, more osmotic pressure, जो कि osmotic pressure को ज्यादा exert करता है. A, B, C, D जो concentrated solution होगा तो 1% शुगर, 2% शुगर, 3% शुगर और 4% तो जिसकी परसेंट कंपोजिशन ज्यादा होगी ये A, B, C और ये D है. तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करता हूँ कि 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर सोल्यूशन और 5 मोलर तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ A, B, C, D, अगर आप देखिए 0.1 मोल फ्रैक्शन, 0.2 मोल फ्रैक्शन, 0.4 मोल फ्रैक्शन, 0.3 मोल फ्रैक्शन है तो जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा. अ सोल्यूशन विच एक्सर्ट यहाँ पे A, B, C और ये D है तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस करता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 273 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे 300 केल्विन टेम्परेचर और यहाँ पे अगर मैं एक्सप्रेस करता हूँ अगर आप लोग देखें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे हाई टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सबसे ज्यादा होगा. अगर आप लोग देखें सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके लिए डिस्क्राइब करता हूं तो आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को जो है क्या करना है जहन में रखना है कि ये परसेंट कंपोजिशन में गिवन हो, मोलैलिटी में गिवन हो, मोल फ्रैक्शन में गिवन हो या टेम्परेचर वाइज अगर आपको गिवन हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आप लोगों ने इस तरह इसकी एक्सप्रेशन करनी है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आमतौर पे अगर हम देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए जो है अगर आप लोग देखें ये वैल्यू सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू W जो है वेट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू जो है अगर आप देखें तो RT मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं और यहाँ पे V है. वी कैन आल्सो डिस्क्राइब कि यहाँ पे जो है बल्कि बस मैं इस तरह डायरेक्ट लिखता हूँ कि ये M को मैं बाहर निकाल लेता हूँ W डिवाइड बाय पाई RT इनटू V जो है अगर आप देखें तो मोलर मास ऑफ द अननोन सब्सटेंसेस को आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. Now this relation is used to find the molar mass of solute. मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए जो है ये रिलेशन आप लोगों ने यूज करना है. ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन होगा, वेट गिवन होगा, RT वैल्यू और यहाँ पे जो है ये भी आप लोगों के पास है. तो प्लीज आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और अभी तक मैंने जितनी भी डिस्कशन की है इन सब में आप लोग याद रखें मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया है. अच्छा एक और पॉइंट जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ और वो है 1/2 फैक्टर. अगर आप लोग देखें तो 1/2 फैक्टर में यहाँ पे जो है 1/2 फैक्टर जो है उसको जो है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और ये जो फैक्टर है इसको I से एक्सप्रेशन करते हैं. लेट्स सपोज मैं एक्सप्रेशन करता हूँ यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें कि ये डेल्टा TB है इज इक्वल टू KB इनटू मोलैलिटी. तो अगर इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसके लिए I फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे डेल्टा TF है तो KB इनटू मोलैलिटी और यहाँ पे जो है क्या करते हैं I फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा I क्या है? अगर मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेता हूँ सोडियम क्लोराइड है और इसको वाटर में डाल लेता हूँ तो जब ये सोडियम क्लोराइड तो ये सोडियम आयन प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है. ये वाटर में डिसॉल्व होता है सोडियम आयन क्लोराइड आयन.
अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डाल देता हूं तो ये कैल्शियम आयन प्रोड्यूस करता है और 2 क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम सल्फेट डाल देता हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये वाटर में डिसॉल्व होता है और ये एल्यूमिनियम आयन 2 एल्यूमिनियम आयन और यहाँ पे 3 सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 5 बनते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 3 बनते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 2। तो ग्लूकोज तो आयोनाइज नहीं होता, वो तो डिसॉल्व होता है लेकिन आयोनाइज तो नहीं होता। यूरिया डिसॉल्व होता है लेकिन आयोनाइज नहीं होता। अब ये पार्टिकल आयोनाइज होते हैं तो आई फैक्टर इज डिस्क्राइब, इसके आई फैक्टर 2 है, इसके आई फैक्टर 3 है और इसके आई फैक्टर जो है 5 है। अब अगर मैं आपको ये कहूं, अगर आप लोग गौर से कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इनटू मोलैलिटी और यहाँ पे आई फैक्टर कि 1 मोलल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट को कितना क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप ये याद रखिए कि डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू यहाँ पे जो है ये 0.53 0.52 और मोलैलिटी जो है 1 मोलल होगा, लेकिन मल्टीप्लाइड ये कितने पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, ये 2। तो ये 2 पार्टिकल आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 2 पार्टिकल जो है आप लोगों ने इसके साथ क्या करने हैं, ये आई फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 मल्टीप्लाई करने आप लोगों ने। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू ये 2 टाइम ऑफ 0.52 मल्टीप्लाइड 2। अगर ये मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये राउंड अबाउट जो है 1.04 जो है, अगर आप इसकी वैल्यू को देखें तो आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल जो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का। अगर मैं सोडियम क्लोराइड डाल दूं 1 मोलर, अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में प्रेजेंट हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट को कितना जो है एलिवेट करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी एलिवेशन कितना होगा, 1.04 डिग्री। अब अगर आप इन दोनों को सम अप करें 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइल होगा। ये 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉइल होगा। आप लोग देखें, जब मैंने शुगर की बात की थी, ग्लूकोज की बात की है या यूरिया की बात की है, मैंने ये आई फैक्टर को डिस्कस नहीं किया है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि 0.52 मल्टीप्लाइड जो है 1 मोलर होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मैंने डायरेक्टली 0.52 तो 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तो 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन अगर 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तो ये 101। तो मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है। क्यों? क्योंकि वो आयोनाइज होकर 2 पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम क्लोराइड के लिए 3 मल्टीप्लाई करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आपने 4 मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं आपको ये कहूं, अगर आप लोग गौर से देखिए इस पॉइंट को कि द मैक्सिमम जो है द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन is observed for the solution कौन से सॉल्यूशन के लिए ऑब्जर्व होगा, A है, B है, C है और D है। अगर मैं यहाँ पे 1 मोलर सोडियम क्लोराइड, 1 मोलर जो है आप लोगों के पास ग्लूकोज, 1 मोलर जो है अगर आप देखें यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम सल्फेट और यहाँ पे जो है 1 मोलर जो है यूरिया, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा वो बॉइलिंग पॉइंट को मैक्सिमम क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो ये 5 पार्टिकल प्रोड्यूसर है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा 5 मल्टीप्लाइड इसके साथ होगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है वो बॉइलिंग पॉइंट को इतना ज्यादा एलिवेट करेगा। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस पॉइंट को ज़हन में रखें कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। और अगर आप लोग देखें, मैंने अभी से पहले जो डिस्कशन की है एक दूसरे पॉइंट को कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो होगा यहाँ पे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इनटू मोलैलिटी और अब यहाँ पे आई फैक्टर है। अब क्या करते हैं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 1.86 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हो तो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड ये 2 फैक्टर आपने मल्टीप्लाई करें, ये नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। तो पहले 1 टाइम जो है 1.6 टाइम जो है 1.86 टाइम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा था जब मैं ग्लूकोज डाल रहा था, लेकिन जब सोडियम क्लोराइड डालूंगा तो ये जो है आप लोग देखिए जो है टेम्परेचर को और ज्यादा डिप्रेस करेगा, ये 2 टाइम डिप्रेशन काज करेगा। अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड डाल देता हूं तो ये 3 टाइम डिप्रेशन काज करेगा और ज्यादा डिक्रीज की तरफ लेके जाएगा। और अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट डाल देता हूं तो ये 5 टाइम डिप्रेशन काज करेगा
फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम जो डिक्रीज लेके आएगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो प्लीज आप लोग याद रखें कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो है, एल्यूमिनियम सल्फेट जो मैक्सिमम पार्टिकल, तो आप लोगों ने याद रखना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द लीस्ट वेपर प्रेशर, लीस्ट, मैं यहां पे एक्सप्रेशन कर रहा हूं, लीस्ट वेपर प्रेशर, लीस्ट वेपर प्रेशर जो है किसके लिए होगा, ए है, बी है, सी है और डी है। प्लीज मैं पार्टिकल नंबर्स की एक्सप्रेशन कर रहा हूं। 1 मोलर शुगर के लिए होगा, या 1 मोलर जो है सोडियम क्लोराइड के लिए होगा, 1 मोलर जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए होगा, या जो है आप लोगों के पास 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड के लिए जो है होगा। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का करेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन द वेपर प्रेशर मींस डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज करना। सो द लीस्ट वेपर प्रेशर विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर द 1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट। द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर द ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे ये सी और यहाँ पे ये डी है। सुने, अगर आप देखें तो 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो है 1 मोलर जो है अगर आप देखें तो यूरिया। तो जो मैक्सिमम पार्टिकल जनरेट करेगा वो फ्रीजिंग पॉइंट को मैक्सिमम डिप्रेस करेगा। तो ये जो है, ये जो आई फैक्टर है जिसको 1/2 फैक्टर्स कहते हैं, इस 1/2 फैक्टर जो है जो नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम जनरेट करेगा वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसको ज़हन में रखें। आप लोग गौर से सुने, अगर मैं आपको ये कहूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखें, मैं एक और पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे जो है 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट को कितना डिप्रेस करेगा, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KL जो है, अगर आप के फ्रीजिंग पॉइंट, चलिए बॉइलिंग पॉइंट को पहले डिस्कस करता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट को कितना एलिवेट करेगा। तो यहाँ पे ये Kb इनटू मोलैरिटी और ये I फैक्टर है। यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू जो है 0.52 मल्टीप्लाइड 0.5, मोलैरिटी कितनी है, 0.5 है। अगर मैं 0.5 की जगह इस तरह लिखूं, अगर आप लोग देखें 1/2 लिख दूं, 1/2 0.5, 1/2 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 है, और मल्टीप्लाइड ये कितने पार्टिकल प्रोड्यूस करे, 2 पार्टिकल, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। 0.52 जब मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ड्रॉप की तो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है क्या हो गया है, वो भी ड्रॉप हो गया है, वो जो है क्या हो गया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। जब मैंने क्या किया है, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जब मैंने सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को ड्रॉप कर लिया है तो फिर आपके पास अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है आप लोगों के पास क्या होगा, 0.52 पे इतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होगा, 0.52 टाइम जो है फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेट होगा। अगर मैं जो है क्या करता हूं, देखिए 1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूं, तो 1 मोलर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.04 जो है बॉइलिंग पॉइंट की एलिवेशन हो रहा है सोडियम क्लोराइड। अगर 1 मोलर सॉल्यूशन लेता हूं तो 1 मोलर जो है 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज लेके आता है। लेकिन अगर मैं जो है ये हाफ मोलर लेता हूं, कंसंट्रेशन को ड्रॉप कर लिया है, तो फिर यहाँ पे 0.52। अगर आप देखें 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन मैंने लिखा है, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन जितना बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है तो 0.5 मोलर ऑफ सोडियम क्लोराइड भी इतना बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है। 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वो भी बॉइलिंग पॉइंट को इतना एलिवेट कर रहा है, और 1 मोलर ग्लूकोज भी इतना एलिवेट कर रहा था। मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को की है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट को इतना एलिवेट, जितना ये एलिवेट करते हैं द सेम जो है ये भी एलिवेट करता है। इतनी अमाउंट में जो है 0.5 मोलर सोडियम क्लोराइड जो है ये भी एलिवेट करता है। तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है डेल्टा टी, ये आई फैक्टर जो है आप लोगों ने इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है। ओके, अ सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन से सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक अनदर क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अ सॉल्यूशन having maximum osmotic pressure, having maximum osmotic pressure, जिसका osmotic pressure क्या हो, सबसे मैक्सिमम हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A है, B है, C है, और यहाँ पे जो है अगर आप देखें D है, तो 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, 1 मोलर जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1 मोलर जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 1 मोलर जो है एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो आप लोगों के पास क्या होगा, ये सॉल्यूशन, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये पार्टिकल नंबर 5 जनरेट करता है। तो जो नंबर ऑफ द पार्टिकल को मैक्सिमम जनरेट करता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को मैक्सिमम डिप्रेस करता है, बॉइलिंग पॉइंट को मैक्सिमम इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है।
सो जो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। तो 2 फैक्टर डिक्रीज, 1 फैक्टर जो है आप लोगों के पास है, 2 फैक्टर डिक्रीज, 2 फैक्टर इंक्रीज होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होते हैं। तो 2 इंक्रीज, और ये आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखने हैं, ये 1/2 फैक्टर में जो है इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 1/2 फैक्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं कि जितने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज होते हैं, आप लोगों के पास इस पॉइंट ध्यान में रखिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।